वन। नमस्कार। खुद अपने आप को ये शादाब करता है और आज ये फकीर आप सबको जय हिंद और आदाब करता है। आज 27 जनवरी सन 2022 दिन गुरुवार, जिला गौतम बुद्ध नगर, तहसील दादरी, विकासखंड डिस्ट्रिक्ट शहर नोएडा की पावन भूमि से मैं मंच संचालक डॉक्टर अतुल चौधरी एवं मेरे वरिष्ठ पत्रकार और एनसाइक्लोपीडिया नोएडा से, जिसको नोएडा खबर.com में प्रचलित है, नोएडा खबर.com के तमाम पाठकों, श्रोताओं एवं दर्शकों का खैर मकदम, क्रांतिकारी इस्तकबाल और सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने आज अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस सभा को कृतार्थ अलंकृत किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आने वाली 10 फरवरी को हमारे नोएडा विधानसभा संख्या 61 में मतदान होना है। इसी कड़ी में इस श्रृंखला के चौथे एपिसोड में, जिसका कि शीर्षक है चुनावी बिसात विनोद शर्मा जी के साथ, उसमें आज हमारे साथ माननीय हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय ज्ञानेंद्र अवाना जी हमारे साथ उपलब्ध हैं, जो दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त हुए हैं। काफी इनकी एक्सपीरियंस है और आज हम जिस विषय पे मूल रूप से केंद्रित करेंगे वो है सुरक्षा। हम सब जानते हैं पुलिस एक 7 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन, एक स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट है। उसी पे बात करने के लिए मैं विनोद शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे प्रश्नावली आरंभ करें। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अवाना जी अभी स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, आप सवाल पूछिए सर। हाँ, अवाना जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन और अतुल जी आपका आज की इस कड़ी को सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए। मैं सभी नोएडा खबर.com के सभी पाठकों को, सभी श्रोताओं को और पूरे नोएडा शहर के सभी वासियों को इस सीरीज में अभिनंदन करता हूं और साथ ही इस कड़ी की शुरुआत करते हैं हम ज्ञानेंद्र अवाना जी से। अवाना जी नमस्कार। नमस्कार विनोद जी, नमस्कार अतुल जी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि इस क्षेत्र में चुनाव होने जा रहे हैं और नेता सबके घर जा रहे हैं, मतदाताओं के यहाँ जा रहे हैं। जब लोग जाते हैं तो वो उनसे जुड़े हुए मुद्दों के बारे में वो उनसे बातें करते हैं और हमारा उद्देश्य यह है कि नोएडा शहर की उन समस्याओं को हम पटल पर लाएं ताकि सभी प्रत्याशी उसको अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करें और इस शहर की डिमांड के रूप में वो सामने आए। और इसी कड़ी में हम विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। आज की चर्चा में हमारा फोकस नोएडा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि दिल्ली साथ में सटी हुई है जी। आप दिल्ली में इतने साल रहे हैं जी। और अब नोएडा में आप रहते हैं, तो दिल्ली की ट्रैफिक सिस्टम और नोएडा के ट्रैफिक सिस्टम में मूल फर्क क्या नजर आता है जिसके सुधार की जरूरत है? जी विनोद जी, जब नोएडा का निर्माण हुआ तो ये एक बिल्कुल स्क्रैच शीट यानी कि व्हाइट शीट की तरह था। इस पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ले करना चाहते थे वो कर सकते थे। दिल्ली तो पुराना शहर है, उसमें इतनी गुंजाइश नहीं थी। पर अफसोस कि यहाँ पे जो करना चाहिए था वो लोगों ने नहीं किया। जो हमारा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड नेटवर्क है, वो बहुत ही घटिया दर्जे का है। नोएडा में जो चौराहे बनाए गए हैं उनकी डिजाइनिंग सही नहीं है। जो चौराहे जितने भी हैं उनमें स्लिप रोड का तो उन्हें पता ही नहीं था कि स्लिप रोड भी किसी चिड़िया का नाम है और डालना चाहिए। फिर आप देखें कि जो मेन रोड है, जो इंटरसिटी रोड है, जो इंटरसेक्टर रोड है, उनका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। जो छोटी गली है वो मेन रोड हो जाता है। ये सब उस प्लानिंग का नतीजा है कि जो अब लोग भुगत रहे हैं। और आज की तारीख में भी अफसोस की बात है कि हमारे जो यहाँ पे लोग हैं, मैं एक बात बहुत कहता हूँ कि यहाँ पे करता धरता नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यहाँ की ऑथोरिटीज दुनिया भर के इंजीनियर्स हैं। अफसोस इनके पास में आज भी एक ट्रैफिक इंजीनियर नहीं है जो बता
बहुत सके, गंभीर जो बात है। समझा सके। और बिल्कुल बिल्कुल। आज भी और की तो बात छोड़ो, ट्रैफिक लाइट का नहीं पता है कि ट्रैफिक लाइट होती क्या है। प्राइमरी जो सिग्नल है वो क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, आई लेवल से बहुत ऊपर ऊपर ये लोग लगाते हैं, कैंटिलीवर पे लाइट लगाते हैं। लाइट का टाइमिंग डिफरेंट होना चाहिए और ट्रैफिक के हिसाब से अलग अलग ग्रीन टाइम होना चाहिए, उसका नहीं पता है। जो पुलिस वाले खड़े कर रखे हैं वो यूपी पुलिस के हैं ही नहीं, उनको पीएसी से लिया हुआ है, जिनका कोई एक्सपर्टीज नहीं है ट्रैफिक के बारे में। लोकल पुलिस से तालमेल नहीं है ट्रैफिक पुलिस का। और जो कमिश्नर सिस्टम आया है उसमें भी इन्होंने नाम बदला, लेवल बदला, और काम कुछ नहीं बदला है, वो का वही है। तो मेरे हिसाब से ट्रैफिक, चाहे यहाँ का नेता हो चाहे यहाँ का अधिकारी हो, ट्रैफिक सबसे लो प्रायोरिटी आइटम है, जबकि ट्रैफिक को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी असाइन करने की आवश्यकता है, जो नहीं की जा रही है। आज भी मैं जो चुनाव में ये नेता घूम रहे हैं, इन एक शब्द ट्रैफिक के ऊपर नहीं बोलते हैं और ना कोई इनसे ट्रैफिक के बारे में पूछता है, जबकि हर आदमी ट्रैफिक की वजह से पीड़ित है कि भाई यहाँ ट्रैफिक का सिस्टम ठीक नहीं, पार्किंग जो है वो रोड के ऊपर होती है और ठेकेदार पार्किंग कहीं करा रहा है, कहीं का ठेका है, कहीं करा रहा है, उसको इन्फोर्स करने के लिए कोई नहीं है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ यहाँ पे कि एक आदमी ने अपनी कार खड़ी करी पार्किंग लॉट, उसको बाकायदा पर्ची ली पार्किंग की, और ट्रैफिक वाले आए और उन्होंने जो है कुंडा लगा के और उसकी गाड़ी को उठा लिया। उसने कहा भाई मैं तो पार्किंग में किया, ये मेरी रसीद है पार्किंग की। बोला साहब ये अनऑथराइज जगह है, तो फिर ये पार्किंग चल रही है, इसका कौन जो है जिम्मेदार है? अगर पुलिस नहीं है और इतने स्केल पे ये पार्किंग माफिया चल रहा है, तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इस अनऑथराइज पार्किंग को खत्म करके, और जो लोग जिम्मेदार है उनके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करके जेल में क्यों नहीं देते हैं? ये है ही नहीं, वो सेंसिटिविटी नहीं है, कहता हमारा मतलब नहीं है। एक आदमी कैसे करे बुरी तरह से। और मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं कह रहा हूं, अभी तो गाड़ियां कुछ चल भी रही हैं, आने वाले समय में नोएडा की तो भयंकर समस्या होगी ट्रैफिक की, जिसकी तरफ ना निगाह है ना कुछ है। कोई रॉन्ग साइड चलना, उल्टी स्लिप रोड से आना तो एक आम बात है। जो ई रिक्शा है उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं, जहां मर्जी आ जाता है। 2015 से लेके अभी तक 6000 एक्सीडेंट हुए हैं, रोड एक्सीडेंट, जो किसी भी स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा है। 2500 लोगों की जान गई है नोएडा में। अच्छा, पता ही नहीं। अभी नोएडा का टोटल जो एरिया है 180 स्क्वायर किलोमीटर है नोएडा का, और तकरीबन 300 के करीब जो है स्क्वायर किलोमीटर है ग्रेटर नोएडा का। ये 500-600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। बड़ी बड़े यहाँ पे उद्योग हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके हिसाब से मैचिंग क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं। एक आपने जो ट्रांसपोर्ट का साधन दे रखा है, जो यहाँ की नोएडा की अपनी मेट्रो है, उसकी हालत देखो। उसमें जो राइडरशिप है वो अब गिर मर के 20-22 हजार हुई है। टारगेट था कि 1 लाख आदमी सफर करेगा एक दिन में, उसका उसके ऊपर खर्चा होता है 100 करोड़, और कमाती है एडवर्टाइजमेंट और टिकट से कुल 35 करोड़। 65 करोड़ रुपए का घाटे में चलती है यहाँ की जो है। किसी ने सोचा नहीं कि भाई जो मेट्रो दिल्ली से नोएडा में चल रही है वो बढ़िया है, और जो नोएडा की अपनी मेट्रो है उसका क्या हाल। जो बसें हैं नोएडा की अपनी, उनकी हालत देखो। यहाँ का जो लोकल ट्रैफिक है उसके लिए तो कोई ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इस पे सो कैसे रहे ये सारे लोग, क्यों नहीं इसको मुद्दा बनाते हैं। ना कोई मुद्दा बनाता है, ना कोई सोचता है, और हालत खराब है। आज नोएडा के अंदर आप देखो, जो नया शहर था, आज आप देखो कि चंडीगढ़ को देखो, अंग्रेजों के टाइम का शहर है,
3 तरह के रोड, एक रोड है जो शहर से बाहर जाता है, वो लोग उसी पे जाएंगे, एक इंटरसेक्टर का एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में। यहाँ तो पता ही नहीं है। यहाँ आपको मैं ऐसे रोड दिखा दूं जो बनाए थे कॉलोनी का रोड और फीड कर रहा है दिल्ली को, कॉरिडोर बना हुआ है। मेरे हिसाब से इससे घटिया स्थिति हो नहीं सकती विनोद जी। तो इसके लिए सुझाव के रूप में बताइए, आप एक ट्रैफिक के विशेषज्ञ हैं, इन कदमों को उठाया जाए और उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया जाए ताकि इस शहर के ट्रैफिक सिस्टम पर फोकस हो और साथ में जो पैदल चलने वाले हैं, फुट ओवरब्रिज है, चौराहे के साथ में कॉर्नर का लेफ्ट साइड छोड़ना है, इन सब की एक पॉलिसी का लेके एक ड्राफ्ट तैयार किया जाए ताकि उस पर चर्चा की जा सके विस्तार से। अब तो चुनाव है, लेकिन बाद में इन्हीं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर चर्चा की जाए जैसे लोगों के साथ में। तो वो एक आप सुझाव के रूप में बताइए। अब आज का मुख्य उद्देश्य यही है। देखिए विनोद जी, सबसे पहले नोएडा के पास पैसा है, सब कुछ है। सबसे पहले ट्रैफिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की स्थापना होनी चाहिए नोएडा, जिसमें क्वालिफाइड ट्रैफिक इंजीनियर बैठे। ये बात नहीं है कि जो सिविल इंजीनियर है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो ट्रैफिक इंजीनियर भी होगा, उससे ट्रैफिक इंजीनियरिंग का तो ABCD भी नहीं पता। तो सबसे पहली डिमांड कि एक आदमी ऐसा तो हो जो इनको समझा सके कि शहर के लिए आप नया सेक्टर बसा रहे हैं या पुराने सेक्टर में इतनी गुंजाइश है, अभी रोड के आप वाइडनिंग कर सकते हैं, रीडिजाइनिंग ऑफ द जंक्शन कर सकते हैं, वो तो करें। तो सबसे पहले ट्रैफिक इंजीनियरिंग विभाग नोएडा में और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में होना आवश्यक है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये ट्रैफिक पुलिसमैन हैं, बजाय PAC के ये रेगुलर यूपी पुलिस के होने चाहिए, जो इनकी कुछ से हो, इनको लॉ का भी पता हो और ये अच्छी तरह से लोकल पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेट कर सके। जैसे मैंने वो ठेकेदार की बात सुनाई थी, अगर वो लोकल पुलिस से आया हुआ होता ऑन ट्रांसफर ट्रैफिक में, वो उसका 1 मिनट में मुकदमा दर्ज कराता और अनऑथराइज्ड पार्किंग दूर हो जाती। तीसरी बात, जितने ये ट्रैफिक सिग्नल हैं, इनको नोएडा अथॉरिटी के जो लोग हैं वो ना लगाए। ये जिस तरह से दिल्ली में होता है कि दिल्ली पुलिस के पास ये विभाग है, वो अपने ढंग से ये जंक्शन, ये ट्रैफिक लाइट पे लगवाते हैं, वो होना चाहिए। चौथी बात, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सिस्टम नोएडा का, उसको इम्प्रूव करें, उसको वॉयबल बनाएं, उसका सोचें। अब जैसे नोएडा का जो मेट्रो रेल सर्विस है, उसकी कनेक्टिविटी जो दिल्ली मेट्रो है उसके साथ प्रॉपर नहीं, उसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। उसका चौथा पॉइंट, मेट्रो के लिए उसका इंटीग्रेशन होना चाहिए टिकट का। अब जैसे मैं बैठा नोएडा के किसी हिस्से से नोएडा की मेट्रो में और मुझे जाना है कनॉट प्लेस, तो मैं 2 बार टिकट क्यों लूं? मेरा वही टिकट दिल्ली मेट्रो में भी चलना चाहिए, दिल्ली मेट्रो में कोई बैठे वो उसमें चलना चाहिए। इसको इंटीग्रेशन ऑफ टिकटिंग कहते हैं, जिसकी बहुत जरूरत है। ये इंटीग्रेशन ऑफ टिकटिंग होना चाहिए, जब ही आपकी राइडरशिप बनेगी। दूसरा, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कनेक्टिविटी कैसे है? मैंने दिल्ली मेट्रो से उतर के और नोएडा मेट्रो पकड़ ली और दोनों साथ साथ हैं, थोड़ी दूर है, तो वहां से ब्रिज बनना चाहिए, ओवर ब्रिज बनना चाहिए, इससे पेडेस्ट्रियन जाके उसको आराम से पकड़ ले। अब वहां से पहले नीचे उतरेगा, फिर चलेगा, फिर ऊपर जाएगा। भाई ये कहाँ इंटीग्रेशन हुआ? आपने नोएडा मेट्रो को दिल्ली मेट्रो के साथ ज्वाइंट नहीं किया किसी भी तरह से। ये होना चाहिए। और जो रोडों के ऊपर मार्किंग है, मार्किंग का पता ही नहीं। मैंने 50 बार पूछा होगा, पुलिस वालों से पूछा कि भैया ये बताओ मेट्रो ये स्टॉप लाइन कौन सी है?
जेब्रा क्रॉसिंग को स्टॉप लाइन बताता है यहाँ का ट्रैफिक मैन, पता ही नहीं है कि ट्रैफिक स्टॉप लाइन होती क्या है। और अगर मान लिया जाए वहां फुट ओवर ब्रिज है तो वहां स्टॉप ही लाइन नहीं होगी क्या? हाँ, बिल्कुल स्टॉप बिल्कुल लाइन बिल्कुल। लगनी चाहिए और उसका पता भी हो, उसका प्रचार भी हो, प्रसार भी हो। जो रोड बिल्कुल। मार्किंग है वो प्रॉपर करनी चाहिए। लेन की क्या लेंथ है वो पता होना चाहिए। येलो बॉक्स बनने चाहिए। और जो स्कीम है आपकी ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्कीम है, उसमें जो शॉर्ट टर्म मेथड्स हैं, टेक्निक्स है, कहीं वन वे करना है टाइडल फ्लो के हिसाब से, कहीं कुछ और करना, वो करना चाहिए। जो ट्रैफिक के सिग्नल हैं उनको प्रॉपर लगाना चाहिए, जो आई साइट लेवल पे हो, प्राइमरी एस्पेक्ट। उसकी जो टाइमिंग है वो ट्रैफिक वॉल्यूम के हिसाब से सेट करनी चाहिए। चीजें तो बहुत सारी हैं सही बात। विनोद जी, अगर मैं कहता रहूं तो मैं नहीं नहीं, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है, यही चीज है। अब मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ, अतुल जी, आपका अनुभव क्या कहता है कि नोएडा शहर के ट्रैफिक को लेकर आपके अंदर भी कुछ पैदा हो रहा होगा दिमाग में, आप भी जरा बताइए जिससे कि हम समस्या को और शेयर सकें। जी, धन्यवाद शर्मा जी। अवाना जी, जैसे कि रिपोर्ट आई है जो पटल पे हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज माननीय श्री नितिन जयराम गडकरी साहब ने पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पे डेटा रखा कि हर साल लगभग 5 लाख लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, जिसमें से 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है। तो उस 1.5 लाख लोगों पे ये तो कोरोना से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु रोड एक्सीडेंट्स में हो रही है। और जो उन्होंने आंकड़ा दिया 1.5 लाख लोगों की जो मृत्यु हो रही है, और उसमें प्रति दर हमने निकाला कि पर डे कितना बैठता है, तो सर 411, यानी हर घंटे लगभग 17 लोगों की मृत्यु पूरे भारतवर्ष में हो रही है। मैं केवल नोएडा तक सीमित नहीं हूं सर। तो सर ये कोविड से भी ज्यादा, इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही हैं, और इस पे उन्होंने 4 ईज का फंडा दिया। व्हीकल या रोड इंजीनियरिंग, ई से एनफोर्समेंट सर्विसेज, ई से इमरजेंसी केयर सर्विसेज, और ई से एडुकेशन। तो सर हमारा जो भारतवर्ष है लगभग 63 लाख किलोमीटर का नेटवर्क है, जो विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। इस पर आपका क्या कहना है वाना जी, कि इस पर, जैसे कि आप विशेषज्ञ हैं ट्रैफिक में, उसमें क्या पॉलिसी, ट्रैफिक पॉलिसी जो 1 सितंबर 2019 को माननीय मंत्री जी लेकर आए थे, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि वो लोगों के अंदर डर नहीं है। 1 दिन 2 दिन डर रहा, प्रदूषण कराया जिस पे 10,000 का चालान कटाया जो बचने के लिए, लेकिन वो जो डर नहीं है उसके लिए सर क्या करना पड़ेगा? क्या टेक्नोलॉजी की मदद लेकर हम इसको आईटीएमएस कर सकते हैं क्या, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम? और दूसरा कि जो वन लास्ट माइल कनेक्टिविटी हम कल भी बात कर रहे थे कि, और आपने भी इसका जिक्र किया कि वन सिटी वन कार्ड, जिसमें आपका सिटी बस भी हो, मेट्रो भी हो, रेस्टोरेंट्स भी हो, वन मोबिलिटी कार्ड के बारे में। ओवर टू यू सर। अतुल जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और आपने अच्छा है कि पैन इंडिया की बात की। जहां तक पैन इंडिया की बात है, ये बिल्कुल सही है कि हमारा फैटल एक्सीडेंट दर बहुत ज्यादा है। और जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जो मेन चीजें हैं, जो उसके 4 हिस्से हैं, आपने 3 बताए, मैं 4 बताता हूं। 4 पॉपुलर ई हैं। एक, सबसे पहले एजुकेशन। एजुकेशन क्या? रोड सेफ्टी एजुकेशन। और रोड सेफ्टी एजुकेशन में क्या है कि हमने जो है, जो रोड यूजर्स हैं, चाहे वो पेडेस्ट्रियन है, साइकिलिस्ट है, 2 व्हीलर वाला है, 3 व्हीलर वाला है, कार का ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, जो भी है, उनको एजुकेट करना है। मैं आपको बात बताऊं, एजुकेशन सिस्टम इतना पुअर है कि जो इंडियन रोड कांग्रेस के स्टैंडर्ड्स हैं, और चाहे वो रोड मार्किंग के हैं, चाहे वो तीनों तरह के रोड साइंस के हैं। जो रोड साइन हैं हमारे मिडेंट्री हैं, या कॉशनरी हैं, या इंफॉर्मेटिव हैं, उनको बिल्कुल भी देखा नहीं जाता कि क्या स्टैंडर्ड के लगने चाहिए और कहाँ पे कौन सा बोर्ड होना चाहिए। एक ही जगह पे 3 बोर्ड लगा दें, इनका कोई मतलब नहीं। इसी तरह रोड मार्किंग का भी नहीं पता। तो सबसे पहले इन सारे रोड यूजर्स को एजुकेशन
देनी चाहिए रोड सेफ्टी। उसके लिए एक रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसमें लोग हों, ये समझें, वो स्कूलों में जाए, बच्चों को भी बताएं, जो क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स को समझाते हैं, बताते हैं, उनको साथ में हो तो उनको खींच लेते हैं कि भाई आप ऐसा काम ना करें। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स हैं, चाहे वो 3 व्हीलर वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, बस वाले हैं, ट्रक वाले हैं, इनके ओरिएंटेशन कोर्सेस करें। खैर एजुकेशन पे बहुत लंबी बात करूंगा। नोएडा के संदर्भ में हम ये कर सकते हैं कि एक रोड सेफ्टी सेल भी नोएडा में होनी चाहिए, जो लिटरेचर भी बनाए, छोटे मोटे फिल्म के फिलर्स भी बनाए और उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, उनको समझाए, उनको बताएं, कुश्ती करें, बात करें, पूछते हैं कि कौन सी चीज क्या है, कुछ डेमो दिखाएं। फिर दूसरी बात आती है जो बहुत क्रूशियल है, जिसपे मैं सबसे ज्यादा जोर देता हूं, इंजीनियरिंग। आपका सिपाही हर वक्त नहीं खड़ा रहेगा, आपका रोड सिस्टम है इसको कि आदमी उन नियमों को स्वयं पालन करे। और रोड इंजीनियरिंग में रोड फर्नीचर आता है जो बहुत क्रूशियल है। रोड फर्नीचर में क्या आता है जो सबसे ज्यादा मैं मानता हूं, वो है ट्रैफिक लाइट। अब जो ट्रैफिक लाइट है, रात को एक भी गाड़ी खड़ी नहीं है, आपकी ट्रैफिक लाइट रेड हो रही है, भाई कोई भी आदमी वहां पे 1.5-2 मिनट खड़ा होगा? सही बात है। ये तो गलती उसकी है ना। तो आप पहले आप लोगों से नियम बनवाओ, पर उससे पहले अपने सिस्टम को ऐसा करो कि कोई उसका वॉयलेट ना कर पाए, कोई वॉयलेट ना कर पाए। आप तो उन्हें न्योता दे रहे हो। क्या नियम इसलिए मानना चाहिए कि मैंने मानना है, चाहे वो हमारे लिए सेफ हो या ना हो। रात में आप खड़े हैं, एक गाड़ी खड़ी है, वो बीच में खड़ा हो गया, पीछे से स्पीड से आया, वो उसको मार गया। इससे रोड एक्सीडेंट बढ़ते हैं। ये स्टडी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली की है कि अगर आप उनको प्रॉपरली कैलिब्रेट या ट्यून नहीं करेंगे तो उनसे सेफ्टी कम और एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। ऐसे ही रोड की डिजाइनिंग नोएडा में मैं आपको जंक्शन की डिजाइनिंग ऐसी दिखा दूं कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। ब्लाइंड कॉर्नर बना हुआ, उसको पता ही नहीं है कि कौन आ रहा है सामने। ट्रैफिक इंजीनियरिंग अगर डिफेक्टिव है, उससे रोड एक्सीडेंट बढ़ते हैं। अच्छा, आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग की जो बात कर रहे हैं उसमें मैं 2 चीज और जोड़ रहा हूं जिससे आप उसको और विस्तार से बताएंगे। ये नोएडा के संदर्भ में ही है जो मैं चर्चा कर रहा हूं इस समय, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें इस मुद्दे को और आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहला है एक तो यू टर्न और एक है स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर से बहुत सारे हादसे होते हैं, जो पता चला कि स्पीड ब्रेकर उस तरीके से नहीं बने जिस तरीके से साइंटिफिक तरीके से बनने चाहिए। और ऐसे ही यू टर्न है, बहुत सारे वाहन मुड़ते हैं, कई बार ऐसे गलत तरीके से यू टर्न बनाए हुए हैं, जबकि नोएडा में यू टर्न रहे हैं। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा में प्लानिंग ज्यादा अच्छी है नोएडा की बजाय, अगर सड़कों के किनारे यू टर्नों की स्थिति देखी जाए तो। इस पे भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए जहां तक आपने बड़ा सही कहा कि यू टर्न जो है वो भी प्रॉब्लम है और स्पीड ब्रेकर भी, इसके ऊपर भी स्टडी हुई। स्पीड ब्रेकर में दावे के साथ कहता हूं, नोएडा का मुझे एक स्पीड ब्रेकर दिखा दें जो आईआरसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हो, केवल एक। उन्होंने के दिमाग में क्या है कि जो रोड की कारपेटिंग करे भाई यहां बना दे, तो फट से एक स्पीड ब्रेकर बना देगा। उसकी हाइट का, उसकी लेंथ का कुछ नहीं पता, उसके ऊपर मार्किंग प्रॉपर नहीं। अब दूसरा अनजान आदमी आता है, उस पर जंप करके दूर जाके गिरता है और एक्सीडेंट होता है।
इनको ये पता नहीं है कि स्पीड ब्रेकर कमेटी किस चिड़िया का नाम, कौन कौन आदमी स्पीड ब्रेकर कमेटी में होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगाना है तो प्रपोजल वहां पे आएगा, उसको वो कमेटी एग्जामिन करेगी, देख के फिर वो रिकमेंड करेगी कि यहाँ पे चाहिए कि नहीं चाहिए। स्पीड ब्रेकर का मतलब ये नहीं है कि जहां चाहा वहां लगा दिया। मेजर और माइनर रोड का भी कोई कॉन्सेप्ट होता है, ये कुछ नहीं पता। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आज की सदी में, इतने मॉडर्न युग में, आईटी युग में, जहां पे लोग व्हीकल वॉल्यूम एक्चुएटेड सिग्नल्स की बात कहते हैं, व्हीकल एक्चुएटेड सिग्नल की बात कहते हैं, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, जहां पे स्मार्ट कार की बात करते हैं, जहां पे टॉकिंग कार टू दी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहते हैं, वहां हम अभी भी प्रिमिटिव स्टेज में रह रहे हैं। जो छोटी छोटी चीज हैं उनके बारे में, मैं नोएडा में रहता हूँ, डीसीपी ट्रैफिक रहा हूँ, दुनिया भर की स्टडी की है, ट्रैफिक इंजीनियर की डिग्री है, 50 जगह आपके साथ भी हम वहां पे बात करिए कई बार अधिकारियों से। मजाल कि मुझे कोई आज तक एक कॉल आई, कोई ये चाहता हो कि मुझसे आके पूछ ले कि साहब आप बता दें, कुछ हमारी मदद कर दें। मैं अगर रेजिडेंट हूँ, मैं मदद करना चाहता हूँ, पर जो यहाँ पे बैठा है वो सोचता है अरे पागल नहीं सब, इनकी क्या बात करें। ये तो आते ही ओवरनाइट एक्सपर्ट हो जाता है। ये हालत है। नहीं, हम जैसा बात कर आपने रहे कहा, थे इंजीनियरिंग की, अब मैं तीसरी बात पे आता हूँ, इन्फोर्समेंट यानी कि प्रोसिक्यूशन। जो गलती करे उसको चालान, ये लास्ट रिसोर्ट होता है। जब इससे कोई नहीं मानता तो उसका चालान करो। और हमारे यहाँ क्या है, ये फर्स्ट रिसोर्ट है। हम समझते हैं सब कुछ डंडे से चलता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप इन्फोर्समेंट में क्या कि आपने पूरे चालान पूरी करने हैं, मैंने इतने चालान करने हैं। अगर इन्फोर्समेंट इफेक्टिव नहीं है, अब इफेक्टिव से कैसे है कि सबसे पहले हम उसके ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई करें कि बिल्कुल भाई सही। यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसका कारण क्या है, उसका कारण देख के पता करके कि क्या कॉमन फैक्टर थे सारे एक्सीडेंट में, और उसके हिसाब से प्रोसिक्यूशन करें। स्पीड की वजह से है तो हम स्पीड के चालान करें, इम्प्रॉपर लाइटिंग की है तो प्रॉपर कराएं लाइटिंग की, प्रॉपर जॉइंट नहीं हो पा रहे हैं, कन्वर्ज नहीं हो पा रहा है ट्रैफिक, तो हम उसकी बात करें, उस पर एक्शन। मतलब जो आपके रोड एक्सीडेंट हैं या कंजेशन है, उसका और आपकी प्रोसिक्यूशन का एक इफेक्टिव लिंक होना चाहिए। ये दोनों चीज अलग नहीं है, उसकी वजह से ये ठीक होना चाहिए। अगर आप ये कर रहे हैं और उसका असर आ रहा है, इतने चालान किए हैं, इट इज हार्डली इमटेरियल। द मटेरियल थिंग इज whether the prosecution is absolutely giving some impacting on the road accident or smooth flow of traffic, वो सोचने की आवश्यकता है। और चौथी बात मैं बताता हूँ, इस पे मैं ज्यादा बात, इस पे ही सारा ध्यान रहता है लोगों का। चौथी बात है, जो चौथा ई है, वो है इन्वायरमेंट। चौथा ई है इन्वायरमेंट। आज एयर पॉल्यूशन बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे इमरजेंसी की भी बात हुई, नोएडा में जो पॉल्यूशन का लेवल है, एयर पॉल्यूशन का लेवल है, वो दिल्ली से कुछ ज्यादा ही रहता है, कम नहीं। इसका क्या कारण है? और इसमें जो कंट्रीब्यूटर है, मेन कंट्रीब्यूटर है, वो इंडस्ट्रीज नहीं है। नोएडा का तो नाम का ही इंडस्ट्रियल एरिया है, ये तो रेजिडेंशियल एरिया है। मैक्सिमम इंडस्ट्री कितनी है नोएडा में, और जो पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन, वो गाड़ियों से, उनके ऊपर आपका क्या अंकुश है? आज आपको स्मोक वाली दी जाएंगी। वैसे पूरे इंडिया की आपने बात कही, गडकरी जी की बात कही, तो मैं गडकरी जी से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपने बड़े अच्छे रोड बनवाए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं,
पर रोड के अलावा और भी कई चीजें होती हैं। क्या है, जैसे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट क्या है? आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेते हैं गाड़ियों की, क्या उनका पॉल्यूशन चेक होता है? मैंने तो किसी गाड़ी का होते नहीं देखा। सर्टिफिकेट ले आते हैं, उसका पॉल्यूशन से कोई लिंक ही नहीं है। भाई ये इन्फोर्समेंट कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। जो आपका हाईवेज के ऊपर रोड सेफ्टी पॉकेट होंगी, उन्हें कौन बनाएगा? जो गाड़ियों के टायर का टेम्परेचर लेवल है, वो कौन देखेगा कि भाई इतने किलोमीटर के बाद में गाड़ी के टायर को कूल डाउन करने की आवश्यकता होती है। नोएडा एक्सप्रेसवे पे कितने टायर फटके एक्सीडेंट हुए हैं, इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। भाई कहीं पे उनका कूलिंग का सिस्टम भी होना चाहिए। कहीं थोड़ा बहुत पानी भरा हो जिसमें से निकले तो वो थोड़ा सा कूल हो जाए, वो तो चला जाएगा। फिर आपने कहाँ पे जो है स्पीड के रेगुलेशन की वहां पे लगाया हुआ? कहीं नहीं लगा रखा। एक पॉइंट पे आप अगर स्पीड चेक करते हैं तो वो पता है कि यहाँ कैमरा है, इसके बाद वो फिर स्पीड अप कर जाएगा। आप क्यों नहीं एवरेज स्पीडिंग मेथड का इस्तेमाल करते कि जब वो कॉरिडोर में घुस रहा है और जब वो निकल रहा है चाहे 20 किलोमीटर बाद, उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, उसके हिसाब से उसको चालान करें। विनोद जी 3 मिनट्स। ये कौन करेगा? टाइम बता दीजिएगा अतुल जी। सिस्टम नहीं बनता है। ओनली 2 मिनट्स। तीन एस्पेक्ट हैं किसी भी उसके, मैन, मशीन और उसका एनवायरनमेंट। मैन यानी कि ड्राइवर या कोई और पेडेस्ट्रियन जो भी विक्टिम है, मशीन या कि गाड़ी, और एनवायरनमेंट यानी कि जो उसका रोड फर्नीचर है वो क्या है। बिल्कुल। इन तीन के ऊपर एक्सीडेंट जो है वो डिपेंड करता है। इन्हें यही नहीं पता है कि मैं ट्रैफिक का वॉल्यूम कैसे देखूं। मैंने पूछा कई इंजीनियर, यहाँ के बहुत बढ़िया इंजीनियर, मैंने कहा भाई ट्रैफिक को कैसे नापते हैं, ट्रैफिक को नापने की यूनिट क्या है जी, वो ही नहीं पता कि भाई पैसेंजर कार यूनिट पीसीयू क्या होता है, कैसे नापनी चाहिए, कैसे ओडी सर्वे करने चाहिए, कुछ जी। विनोद जी ठीक, आपने जो विनोद जी कंक्लूडिंग 2 मिनट्स। बिल्कुल 2 मिनट्स। हाँ देखिए, आज की चर्चा में बहुत अच्छी जानकारी निकल के आई सामने। अवाना जी के जरिए ये पता चला है कि किस तरीके से हमारी पूरे शहर के जो ट्रैफिक सिस्टम है, ना उसमें पैदल चलने वालों की सेफ्टी का ध्यान रखा गया, ना ही उसमें साइकिल पर चलने वालों का ध्यान रखा गया। जो पैदल चलने वालों की जगह पार्किंग ने घेर ली, फुट ओवर ब्रिज सही ढंग से नहीं बने, जो यू टर्न है और स्पीड ब्रेकर है उनकी स्थिति भयानक है। तो इन सबको लेकर जो समस्या पूरे शहर की है उस पर चिंतन मनन की आवश्यकता है। और हमारा उद्देश्य यही है कि नोएडा शहर में जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो अधिकारियों के साथ समन्वय करके इन सिस्टम को लागू कराएं। और मैं अवाना जी से बस 1 मिनट में मतलब ये 3 पॉइंट चाहता हूं कि पहली प्रायोरिटी 3 पॉइंट कौन से ऐसे हैं जिस पर आप चाहेंगे कि सबसे पहले इस पर कार्रवाई हो। अवाना जी इससे पहले आप आंसर दें, मैं निवेदन करूंगा 30 सेकंड्स बचे, एक मीटिंग अपने आप एंड हो जाएगी सर, प्लीज थोड़ा बहुत ब्रीफ में सर, 30 सेकंड्स प्लीज। बस ठीक है, आप जो कह रहे हैं मीटिंग अपने आप एंड हो जाएगी। मैं तो प्रायोरिटी के रूप में ये कहता हूं कि जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका स्ट्रक्चर है, उसको दुरुस्त करें, खास तौर पे जंक्शंस को, ट्रैफिक लाइट को ठीक करें और रोड मार्किंग ठीक करें और ट्रैफिक इंजीनियर को ऑथोरिटी में लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आज का कार्यक्रम बहुत ही सार्थक रहा और उम्मीद है कि ये लोगों को पसंद आएगा। और हमारा ये सबसे निवेदन है कि 10 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। जी, मतदान करें। और सर जो नेता उनके घर आए उनसे भी ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में पूछें कि पूरे भारत में लगभग 5803 ब्लैक स्पॉट्स हैं और उत्तर प्रदेश में 405 ब्लैक स्पॉट्स हैं, जिसपे केंद्र सरकार ने 14,000 करोड़ का फंड रिलीज किया है। 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेश को उसको यूटिलाइज किया जाए और जो 4 ई हमारे ज्ञान ने अवाना साहब ने बताया है, उन 4 ई को भी आगे बढ़ाते हुए इंक्लूडिंग ई फॉर एनवायरमेंट ऑल्सो। बहुत बहुत धन्यवाद नोएडा खबर के तमाम श्रोताओं, दर्शकों एवं अवाना साहब। जय हिंद सर।
जय हिंद। बहुत बहुत जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद।